बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाली गर्मजोशी सिर्फ एक सिफारती सरगर्मी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में पैदा होने वाले एतमाद को भी मजीद जाहिर कर रही है। इस पूरे मंजरनामे में ईरानी सदर मसूद पेशकियान की पाकिस्तान आमद और सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें ये जाहिर करती हैं कि ये दौरा सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि एक ऐसे मरहले की नुमाइंदगी करता है जिसमें बहुत सी पेशरफ्तें एक ही वक्त पर होने का इम्कान है। सदर मसूद पेशकियान के दौरा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत तो वाज़ेह है कि ईरानी सदर दूसरी बार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका है, जबकि पाकिस्तान की भी खित्ते में खुद को एक इलाकाई ताकत के तौर पर मनवाने की राह हमवार हुई है। यह दौरा इसलिए भी अहम है कि रवां हफ्ते ही स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिनमें दोनों ममालिक ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसे इलाकाई सलामती के तनाजुर में एक तारीखी सिफारती मुआहिदा करार दिया जा रहा है। उन मुज़ाकरात के बाद ही अहम पेशरफ्त हुई है कि ईरान को आज से अपना तेल 60 रोज के लिए आलमी मंडियों में फरोख्त करने की इजाजत मिल चुकी है, जिसके बाद ये उम्मीद भी पैदा हुई कि पाकिस्तान शायद अब कम कीमत ईरानी तेल भी खरीद सके और उससे अहम गैस पाइपलाइन का वो मंसूबा जो बरसों से तात्तुल का शिकार रहा है वो शुरू हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात में उसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि ईरानी गैस ना सिर्फ कम कीमत होगी बल्कि पाकिस्तान को अपने तवानाई बहरान पर काबू पाने में भी बड़ी हद तक मदद हासिल होगी। ईरानी सदर के दौरे के बायस खास तौर पर पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर अमल दरामद का इम्कान बढ़ा है। यह मंसूबा दोनों ममालिक की तवानाई पॉलिसी और इलाकाई मुआशी मुस्तकबिल में कलीदी हैसियत रखता है। इस मंसूबे का बुनियादी तसव्वुर यह था कि ईरान के कुदरती गैस के वसी ज़खायर को जमीनी रास्ते के जरिए पाकिस्तान तक मुंतकिल किया जाए, ताकि दोनों ममालिक तवानाई और तजारत के एक नए दौर में दाखिल हो सकें। यह मंसूबा पहली बार 1990 की दिहाई में सामने आया था, जब खित्ते में तवानाई की बढ़ती हुई जरूरत ने इलाकाई ताउन के नए इम्कानात पैदा किए थे। इब्तदाई मंसूबे में ईरान, पाकिस्तान और भारत तीनों इस मंसूबे में शामिल थे, लेकिन बाद में भारत इस मंसूबे से दस्तबरदार हो गया, जिसके बाद यह मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा मंसूबा बनकर रह गया। सदर आसिफ अली जरदारी के पहले दौरे सदारत में इस मंसूबे पर गैर मामूली पेशरफ्त हुई थी, लेकिन यह उस वक्त भी तात्तुल का शिकार हो गया। दोनों ममालिक के दरमियान यह गैस पाइपलाइन तकरीबन 2700 किलोमीटर तवील है, जो ईरान के जनूबी हिस्से में मौजूद साउथ पारस गैस फील्ड से शुरू होकर पाकिस्तान की सरहद तक पहुंचती है। ईरान ने अपने हिस्से में इस मंसूबे का बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे पर तामीराती काम आज तक शुरू नहीं हो सका और यही ताखीर इस मंसूबे पर अमल दरामद की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। और यूं यह मंसूबा गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे से इल्तवा का शिकार रहा, जिसकी बुनियादी वजह अमेरिका की ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां हैं, जिन्होंने न सिर्फ ईरान की तवानाई बरामदात को महदूद किया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इस मंसूबे पर आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस मंसूबे पर काम करता तो अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता था, जिससे मुल्की मईशत, बैनुल-अक़वामी मालियाती लेन देन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब होते। पाकिस्तान की बढ़ती हुई तवानाई की जरूरियात, गैस की शदीद किल्लत, महंगी दरामदात और बढ़ते हुए गर्दशी कर्जों के बायस यह मंसूबा अब भी पाकिस्तान के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। पाकिस्तान इस वक्त गैस की तलब और रसद में नुमाया फर्क हामिल वाला मुल्क है, जिसके बायस न सिर्फ घरेलू सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं बल्कि सनती पैदावार और बिजली की पैदावार भी दबाव का शिकार है। एक और अहम नुकता यह है कि अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां अगर फौरन खत्म नहीं भी होती तो यह कम होने का इम्कान जरूर है, जिसके बायस इस मंसूबे पर अमल दरामद का इम्कान गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका है। और खास तौर पर जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी दो तरफा ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। इसके साथ ही ईरान से भी बातचीत जारी है कि मंसूबे की डेडलाइन में तौसी की जाए और गैस की कीमत, मिकदार और तरसील के शेड्यूल पर नजरसानी की जाए, ताकि पाकिस्तान कानूनी पेचीदगियों का सामना किए बगैर न सिर्फ इस मंसूबे पर अमल कर सके बल्कि तवानाई की जरूरियात भी किसी हद तक पूरी हो सके। पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात के तनाजुर में यह मंसूबा एक मुमकिना रिलीफ की हैसियत रखता है। अगर इसके जरिए सालाना बुनियादों पर गैस की बड़ी मिकदार हासिल की जाती है तो यह सनती शोबे, बिजली की पैदावार और घरेलू सारिफीन के लिए नुमाया सहूलत फराहम कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त तवानाई के जिस बहरान से गुजर रहा है उसमें गैस की कम कीमत और मुस्तकिल फराहमी मईशत के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। पाकिस्तान के लिए मंसूबा स्ट्रेटेजिक एतबार से भी गैर मामूली अहमियत रखता है। जमीनी रास्ते से तवानाई की फराहमी पाकिस्तान का समुद्री रास्तों पर इन्हसार कम कर सकती है, जो इस वक्त आलमी कशीदगी और जोग्राफियाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। ईरान के लिए यह मंसूबा गैर मामूली अहमियत रखता है। ईरान दुनिया के बड़े गैस ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन आलमी पाबंदी
पाबंदियों और महदूद मंडियों की वजह से वो अपनी तवानाई पूरी तरह बरामद नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान उसके लिए कुदरती और करीबी मंडी है जो ना सिर्फ उसकी बरामदात को फरोग दे सकती है बल्कि खित्ते में उसके इक्तसादी असर और रसूख को भी मजबूत बना सकती है। तवानाई के अलावा दो तरफा तजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात पर भी बातचीत जारी है। सरहदी इलाकों में मंडियों के कयाम, नकलो हमल के रास्तों में बेहतरी और कस्टम के निजाम में नरमी जैसे निकात इस बात की निशानदेही करते हैं कि दोनों मुमालिक एक नए तजारती फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं और इस फ्रेमवर्क का मकसद सिर्फ अशिया की तरसील नहीं बल्कि एक दूसरे की मईशत को सहारा देना भी है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है। ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के कामयाब होने का इम्कान इसलिए भी बढ़ चुका क्योंकि अमरीकी महकमा खजाना की जानिब से ईरान को 2 माह के लिए खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत आलमी मंडियों में फरोख्त करने की इजाजत दे दी गई। यूं अगर ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां खत्म होती हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ गैस पाइपलाइन मंसूबों पर अमल दरामद मुमकिन हो जाएगा बल्कि ईरान से तेल दरामद करने का इम्कान भी पैदा हो जाएगा। अमेरिका की जानिब से यह इजाजत एक ऐसे वक्त पे दी गई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हुए और इस पूरे मंजरनामे में 2 माह की इजाजत दोनों मुमालिक के दरमियान एतमाद साजी के लिए होने वाली कोशिशों में एक फैसलाकुन पेशरफ्त के तौर पर देखी गई। अमेरिका की जानिब से यह इजाजत सिर्फ तेल की फरोख्त तक महदूद नहीं बल्कि उसके साथ बैंकारी निजाम, इंश्योरेंस खिदमात और नकलो हमल जैसे अहम शोबे भी शामिल किए गए। माजी में ईरान को तेल बेचने के लिए पेचीदा और गैर रस्मी रास्ते इख्तियार करना पड़ते थे जिनमें खुफिया नेटवर्क्स, गैर शफाफ लेन देन और मुख्तलिफ ममालिक के जरिए बिलवास्ता तजारत शामिल होती थी। अब इस आर्जी इजाजत के बाद ईरान को पहली बार कई दहाइयों में यह मौका मिला है कि वो अमरीकी डॉलर तेल फरोख्त करने के अलावा अमरीका को भी बराह रास्त तेल बरामद कर सके। अमरीकी वज़ीर खजाना के मुताबिक इस पेशरफ्त के बदले ईरान ने आबना हरमुज में आजादाना जहाजरानी की यकीन दहानी करवाई और बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को अपनी जौहरी तनसीबात तक रसाई देने पर आमादगी जाहिर की, लेकिन ईरान की जानिब से इस दावे की तस्दीक नहीं की गई जिससे वाज़ेह होता है कि दोनों मुल्कों में एतमाद साजी का अमल शुरू हो चुका है लेकिन मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। अमरीका के इस फैसले को अगर सिफारती तनाजुर में देखा जाए तो यह अमरीका की ईरान के साथ एक महदूद मफाहमत की कोशिश है, लेकिन अगर इसे मुआशी जाविये से देखा जाए तो इसके असरात ज्यादा वसीतर दिखाई देते हैं। ईरान पर आयद अमरीका की इक्तसादी पाबंदियों ने उसकी मईशत को शदीद दबाव में रखा हुआ था। तेल की फरोख्त पर पाबंदी उस दबाव का सबसे बड़ा जरिया थी। अब जब ईरान को महदूद मुद्दत के लिए ही सही खुले बाजार में आने का मौका मिला है तो आलमी मंडी में तेल की रसद बढ़ने का इम्कान गैर मामूली तौर पर बढ़ा है। अब पाकिस्तान में तेल की खपत की जानिब अगर एदादो शुमार का मंजरनामा देखा जाए तो पाकिस्तान की सालाना बुनियादों पर डीजल और पेट्रोल दोनों की खपत तकरीबन 70 लाख टन है। माली साल 2025 के एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 20 लाख टन डीजल दरामद किया जबकि 50 लाख टन मकामी रिफाइनरीज में पैदा किया गया। इसी तरह पेट्रोल की मकामी पैदावार तकरीबन 20 लाख टन रही जबकि 50 लाख टन के करीब पेट्रोल बैरून मुल्क से दरामद किया गया। ये एदादो शुमार इस हकीकत को वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दरामद करता है और यही वजह है कि आलमी कीमतों में मामूली तब्दीली भी बराह रास्त अवाम पे असरअंदाज होती है। इस वक्त पाकिस्तान में डीजल की कीमत तकरीबन 311 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की कीमत 299 रुपए फी लीटर है जो पहले ही अवाम की कुव्वत खरीद पे भारी बोझ बन रही है। ऐसे में यह सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या ईरान पर पाबंदियों में नरमी से पाकिस्तान को सस्ता तेल मिल सकेगा। बज़ाहिर इसका जवाब सादा लगता है लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। माजी में जब ईरान पर सख्त पाबंदियां आई थीं तो वो अपना तेल कम कीमत पर बेचने पर मजबूर था क्योंकि उसके पास खरीदार महदूद थे और अदायगी के जराए भी पेचीदा थे। यही वजह है कि गैर रस्मी रास्तों से पाकिस्तान में आने वाला ईरानी तेल निस्बतन कम कीमत होता था और बलोचिस्तान में यह तेल आम कीमत से बहुत कम पर फरोख्त होता था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब अगर ईरान आलमी मंडी में बाकायदा दाखिल होता है तो वो भी बैनुल अक़वामी मार्केट के मुताबिक ही तेल की कीमत वसूल करेगा। उसका मतलब यह है कि यह उम्मीद रखना मुनासिब नहीं होगा कि ईरानी तेल अब कम कीमत में दस्तयाब होगा। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी ममालिक हैं तो ईरान से तेल खरीदने पर फ्रेट के अखराजात जरूर कम होंगे लेकिन यह फायदा भी महदूद होगा और उसका असर कीमतों में नुमाया कमी की सूरत में जाहिर होना मुश्किल है। पाकिस्तान की तेल की दरामदात का एक और अहम पहलू तवील मुद्दती मुआहदे हैं। मुल्क की बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खलीजी ममालिक और खास तौर पर सऊदी अरब और यूएई के साथ मुआहदे मौजूद है। मिसाल के तौर पर डीजल की फराहमी के लिए कुवैत के साथ एक अहम मुआहदा है। उन मुआहिदों के तहत पाकिस्तान को एक खास मिकदार में तेल उन ममालिक से ही खरीदना होता है जिससे फौरी तौर पर किसी नए सप्लायर की तरफ जाना आसान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान इन मुआहिदों के तहत दीगर ममालिक से भी किसी हद तक तेल खरीद सकता है। पाकिस्तान माजी में अमेरिका, नाइजीरिया और रूस से भी खाम तेल खरीद चुका है। इसी तरह अगर हालात साजगार हो तो ईरान भी एक मुमकिना सप्लायर बन जाएगा लेकिन उसके लिए एक जामे हिकमत अमली दरकार होगी।
एक और अहम मसला ईरानी तेल की किस्म का है। माहिरीन के मुताबिक ईरान का खाम तेल निस्बतन भारी होता है, जिससे बड़ी मिकदार में फर्नेस ऑयल पैदा होता है। एक बैरल ईरानी खाम तेल से तकरीबन 40 से 50% फर्नेस ऑयल निकलता है, जबकि पाकिस्तान में इसकी तलब कम है और आलमी मार्केट में भी इसकी कीमत कम होती है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी रिफाइनरीज हल्के खाम तेल के लिए ज्यादा मौजू है, जो ज्यादा मिकदार में पेट्रोल और डीजल पैदा करता है। पाकिस्तान की रिफाइनरीज मजमूई तौर पर सालाना तकरीबन 90 लाख टन खाम तेल प्रोसेस करती हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जदीद नहीं है, तो ईरान से तेल दरामद करने का फैसला इसलिए भी आसान नहीं होगा। इस पूरे मंजरनामे में ईरान से तेल की स्मगलिंग एक अहम मसला है, जिससे न सिर्फ सरकारी महसूलात को नुकसान पहुंचता है, बल्कि मकामी मार्केट में कीमतों का तवाजुन भी बिगड़ता है। हुकूमत इस स्मगलिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, जिनमें सरहदी निगरानी और डिजिटल निजाम का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन यह मसला अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। अगर ईरान के साथ बाकायदा और कानूनी तजारत शुरू हो जाती है तो इससे इस गैर रस्मी कारोबार में कमी आएगी, जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों मुमालिक के दरमियान वाज़ेह तजारती मुआहिदे और शफाफ निजाम कायम किया जा सके। मजमूई तौर पर देखा जाए तो अमेरिका की जानिब से ईरान को 2 माह के लिए तेल फरोख्त करने की इजाजत में पाकिस्तान के लिए मौके भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। यूं ये 2 माह ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए बल्कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक के लिए भी एक इम्तिहान है, जो इस बदलती हुई सूरत हाल में अपने लिए बेहतर और मुतबादिल रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान मशरक़ वस्ता में अब भी लबनान के महाज पर कशीदगी जारी है, जबकि ईरान अमेरिका जंग में होने वाली हलाकतों के हवाले से एदाद शुमार भी गैर वाज़े हैं। सरकारी और नीम सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी के बाद से अब तक ईरान और लबनान समेत खित्ते में 7300 से जायद शहरी शहीद हो चुके, जिनमें बड़ी तादाद बेगुनाह शहरियों, बच्चों और तिब्बी अमले की है। ईरान में हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक अब तक कम से कम 3468 सिविलियन और फौजी एहलकार शहीद हुए, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक यह तादाद 3600 से जायद हो सकती है। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि कई हमलों में शहरी ढांचों को निशाना बनाया गया, जिनमें स्कूल और खेल के मकामात भी शामिल थे, जबकि मेनाब स्कूल हमले में 100 से जायद बच्चियां शहीद हुई। लबनान में सूरत हाल इससे भी ज्यादा संगीन बताई जाती है, जहां इजरायली कार्रवाइयों के नतीजे में 3900 से जायद अफराद शहीद हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। और बाज़ हमलों में मुख्तसर वक्त में सैकड़ों अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि इजराइल का दावा है कि इन कार्रवाइयों में हिजबुल्लाह के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। लेकिन लबनानी हुकाम के मुताबिक शहीद होने वालों में बड़ी तादाद आम शहरियों की है। और इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस के एहलकारों की हलाकतें भी रिपोर्ट हुई, जिसने सूरत हाल को मजीद हसास बनाया। खित्ते के दीगर ममालिक पर भी इस जंग के असरात मुरतब हुए। ईरान के जवाबी हमलों और मिसाइल कार्रवाइयों में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, इराक, उर्दन, बहरीन और ओमान समेत 8 ममालिक में अमरीकी अड्डों और तंसीबात को निशाना बनाया गया और उन हमलों में शहरी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। इराक में 100 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। यूएई में कम से कम 13 अफराद हलाक हुए। अमरीकी एदाद शुमार के मुताबिक 13 अमरीकी फौजी भी मुख्तलिफ वाकयात में जान से गए। बहरी हमलों के दौरान कम से कम 14 मल्लाहों की हलाकत की तस्दीक हुई। इस वक्त अगरचे ईरान और अमरीका दोनों के दरमियान जंगबंदी है, लेकिन लबनान में इजरायली जारी है, जिसके बायस ईरान और अमरीका में हो रहे मुज़ाकरात एक बार फिर किसी वक्त भी तात्तुल का शिकार हो सकते हैं। यह बहरहाल एक हकीकत है कि इस वक्त तक ईरान अमरीका जंग में हलाकतों की तादाद न सिर्फ मुतनाज़ है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि शायद हकायक सामने आने में एक वक्त लग जाए। लेकिन सबसे अहम लबनान में इजरायली जारहियत का रुकना है, ताकि खित्ते में देर पा अमन हो सके। इस पूरे मंजरनामे में बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इब्तिदा के अंदर जो बात हुई है उसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, मसूद पेशकियान साहब आए और अब्बास इराक़ची साहब अलग से आए, लेकिन इस्तकबाल का मंजरनामा ये था कि जब वज़ीर आज़म और सदर चल के जा रहे थे जहाज़ की तरफ, तो वज़ीर आज़म ने एक छतरी मंगवाई, उसको पकड़ा और उसको सदर के ऊपर किया। सदर ने वो छतरी पकड़ना चाहिए तो उन्होंने अपनी तरफ कर ली कि नहीं मैं ही पकड़ूंगा। उन्होंने फिर आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पीछे कर लिया कि नहीं मैं ही पकड़ूंगा। और फिर आगे का मंजरनामा ये था कि जब रिसीव कर लिया गया तो सदर मसूद पेशकियान ने वज़ीर आज़म के कंधे के ऊपर इस तरह हाथ रखा। ये सिफारती अगर आदाब देखे जाएं या वो मंजरनामा देखा जाए तो वैसे नहीं, ये बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी देखने में आई है। तो सबसे पहले इस आमद के हवाले से क्या राय रखते हैं और दुनिया में क्या पैगाम गया है, उसकी जरा मंजरकशी कीजिएगा। जी यासिर साहब, देखिए, पाकिस्तान की जो काविशें रही हैं इस खित्ते में अमन के क़याम के लिए, हम जानते हैं कि अभी कुछ माह पहले की बात लगती है जब ये बात की जा रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हम एक सिविलाइजेशन को मिटाने की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ से इस चीज़ को आपने टर्न अराउंड किया और एक बहुत ही
मैं समझता हूँ पेचीदा गंभीर मसला जो है उसको हल करने की काविशें की और अभी भी जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि रिकग्निशन थी पाकिस्तान की इन काविशों की, कि हम देख रहे हैं कि अगर अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि जो जेडी वैंस थे, जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी प्रेस के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेगम के अलावा अगर मैंने किसी से बात की है पिछले 3 महीनों में जितनी ज्यादा, वो सिर्फ फील्ड मार्शल साहब हैं। और मतलब इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों को इस चीज का इदराक तो था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है। और जब पाकिस्तान की मुखलिसाना और सिंसियर एफर्ट्स को वो देखते हैं तो उस बेतकल्लुफी की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका एक अक्कासी तो वो छतरी के बारे में आप कर रहे हैं, लेकिन वो जो गुफ्तगू जेडी वैंस की थी अपनी बेगम के बारे में और कहना कि इंडिया और पाकिस्तान, मतलब ऑब्वियसली वो भी बेतकल्लुफी ही थी। तो मैं समझता हूं जब इतनी बेतकल्लुफी है तो ये इसका एक इस चीज का अंदिया देती है कि दोनों अतराफ बल्कि तीनों अतराफ के दरमियान बहुत ही तवील डिस्कशंस हुई हैं, बातें हुई हैं, मामलात को तय करने के हवाले से उनकी जो डिलिब्रेशंस हैं उनके जरिए ऑफ कोर्स उनके दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, एक दोस्ती डेवलप हुई है। और यासिर साहब, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा रहा है सफारतकारी का, मैंने हमेशा ये देखा है कि जब लीडरान के दरमियान एक मैं समझता हूं कि रैपो होती है, एक पर्सनल रैपो डेवलप हो जाती है, तो फिर मामलात को हल करने में या किसी भी रिलेशनशिप को एक नई सिमत में ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी ग्राउंड आपको मिल जाती है, क्योंकि आपके अंदर एक पर्सनल रिलेशनशिप के साथ साथ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो मैं तो इसको मुस्बत अंदाज में देख रहा हूं। सफारतकारी के नॉर्म्स से हटके भी कभी कभी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो कहा जाता है कि जब आपका एक मसला गैर मामूली होता है तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है मामलात को हल करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो अप्रिसिएशन हो रही है, चाहे ईरान हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे गल्फ की ममालिक हों, और चाहे जो है वो चाइना हो या यूरोप हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी लीडरशिप, फील्ड मार्शल साहब, तो जावेद साहब ये बताइए कि जब इतना बड़ा मार्का पाकिस्तान ने सर किया और उसके अगले ही दिन वो ताकत का सरबराह जो झुकना नहीं चाह रहा, जिसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनवाई और अमेरिका जैसी ताकत उनके बकौल घुटनों पे ला खड़ा किया, तो ऐसी सूरत हाल में अगले ही दिन उनका दौरा, ये किस हद तक अहमियत का हामिल है? इस दौरे को शुक्रिया के तौर पे देखना चाहिए, या इस दौरे को एक मुआशी पेशरफ्त के तौर पे देखना चाहिए, या इस दौरे को जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से जो मुस्तकबिल का प्लान है उस सूरत में देखना चाहिए? यस साहब, आई ऑब्वियसली एडमायर द वर्क दैट यू डू। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी को भी घुटने ठेकाए हैं। ऑब्वियसली ये एक अपना अपना ओपिनियन है, व्यू पॉइंट है। मेरी नजर में इस मसले का हल हमेशा एक अपनी राय, बसद एहतराम जावेद साहब, अपनी राय नहीं दे रहा, मैंने कहा बकौल ईरान के, ईरानी मीडिया भी ये रिपोर्ट करता है, मोहम्मद बाकिर कालेबाफ साहब या अब्बास इराक़ची साहब, वो तो ये कहते हैं कि हमने घुटने उनके टेकवा दिए हैं। तो मैंने उनकी जो राय है वो रखी है आपके सामने। ठीक है, वो उनकी राय हो सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए सफारतकारी की हम बात कर रहे हैं, वहां कभी कभी ये भी होता है। मैं आपको बताता चलूं, मेरा ज़ाती मुशाहिदा रहा है कि कभी कभी जो पब्लिकली बात की जाती है वो कोई और होती है, और जब टेबल पे बात करते हैं तो कुछ और होती है। मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मीडिया से है और जब मैं सफारतकार के जिम्मेदारियां मुझ पे पड़ी, तो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता था, क्योंकि मैं देखता था कि हमने जब डिस्कशंस हो रही होती थी डिप्लोमेटिक लेवल की, तो उसमें कुछ बातें और होती थी, फिर हम अचानक देखते थे कि मीडिया में कुछ और रिपोर्ट हो रहा है। तो वो फिर बाद में समझ में आई कि ये एक पॉस्चरिंग है, इसे कहते हैं मसल फ्लेक्सिंग। आप अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के अल्फाज का चुनाव देखें तो उन पर भी तहफ्फुज़ात आप उठा सकते हैं। कभी कभी वो ऐसे अल्फाज कहते हैं जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होते हैं। मैं समझता हूं फोकस हमारा रहना चाहिए उन मुज़ाकरात के ऊपर, जिस तरह आपने कहा कि मेरी नजर में भी और आपकी नजर में भी, जो भी कोई शख्स इसको एक ऑब्जेक्टिवली देखेगा वो ये समझेगा कि 3-4 अहम पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो न्यूक्लियर का मामला है उसके ऊपर वर्किंग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। यानी ईरान ने यूएस को ये अश्योर कर दिया है कि वो एक न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की अपनी जो एम्बिशन है उसको पुश डाल देंगे। दूसरी बात मुझे लगता यह है कि ईरान के अंदर मौजूद जो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी जो व्यू पॉइंट है वो ये है, और हमेशा हमने आपके पहले प्रोग्राम में भी बात की है इस बारे में, कि देखिए उनके सामने एक रास्ता जंग का है जो कि 47 साल से चल रहे थे। एक रास्ता यह है कि उनके जो असासे हैं वो गैर मंजुमद हो जाएं, उनके जो तेल और मादनियात के ज़खायर हैं उनके ऊपर वो रसाई हासिल कर सकें, और उसके अलावा वो ट्रेड कर सकें और इस दुनिया की जो एक कहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं।
आपने देखा कि जो एमओयू आया उसके अंदर जो है यही बात आई कि उन्होंने देखा कि जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका फोकस वहां नजर आ रहा है आपको एमओयू के अंदर भी, और ये कंडीशनल होगा यासिर भाई उन एश्योरेंसेस के साथ जो कि न्यूक्लियर के हवाले से दी जाएंगी। तो फिर मरहलावार वो सैंक्शंस हों या वहां पे उनके असासों का गैर मुंजमद होना हो, ये तमाम स्टेप बाय स्टेप इनके लिए होता जाएगा। और अगर ये होता है तो मैं समझता हूं कि ईरान के जो अवाम है जो 47 साल से एक तरह से सैंक्शंस के नीचे दबे हुए हैं, इकोनॉमिक क्रश हो चुके हैं, वो उनके लिए बेहतरी का ये एक रास्ता उनके जो लीडरान हैं उन्होंने तलाश किया है। तो मुझे समझता हूँ ये कि आई थिंक ऑल इन ऑल ओवरऑल ये एक विन विन सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा जावेद साहब, फिर मेरा मलिक साहब इसमें अहम सवाल मेरा ये है कि आप ये कहते हैं कि हवाले से उनका जो बुनियादी फ्रेमवर्क है वो तय हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग उनकी तय हो चुकी है, उसको डायलूट करेंगे मेरी दानिश जी वो 3.5% पे ले आए या फिर उस हद तक ले आए जहां से वो अपनी बिजली की पैदावार कर सकें या तिब्बी मामलात में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो मामला हो गया ईरान का, लेकिन अमेरिका का अगर मंजरनामा देखें तो लबनान के महाज पे बहुत सारी बातें हैं। लबनान में इस वक्त 3900 से जायद जो हैं वो शहादतें हो चुकी हैं, 10 लाख से जायद अफराद जो हैं वो वहां से उनका इनखला हो चुका है। और फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसका बयान ये आना कि वहां पे सिक्योरिटी जोन जो कायम हो चुका है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा कि इजराइल को उस जारहियत से रोका जा सके। देखिए रीजनल जब आप जाते हैं बात करने, रीजनल बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज जहन में रखनी होगी यासिर साहब, वो ये है कि देखिए एक है लेबनान। लेबनान एक मुल्क है, उसकी एक हुकूमत है, ठीक है, उसकी एक रिलेशनशिप है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, इजराइल के साथ भी होगी। इसी तरह वहां पे अंदर मौजूद एक मलेशिया है जो कि लेबनान की हुकूमत के ताबे नहीं है, जिसको आप हिजबुल्लाह कह लें, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं कि हमारी जंग लेबनान से नहीं है बल्कि उस मलेशिया के साथ है। उनसे आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इजराइल ने क्योंकि तजावुजात किए हैं, वो अपने बॉर्डर से बाहर आ गया है और उसने आके लेबनान के काफी एरिया को कैप्चर कर लिया है, इसलिए हम उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों अतराफ के जो दलीलें हैं वो आपके सामने हैं। अब इस हवाले से इसका हल कैसे होगा, मेरी नजर में इसका हल डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। ना तो वो एक्सट्रीम पोजीशन जो नेतन्याहू ले रहा है, ना ही वो एक्सट्रीम पोजीशन जो हिजबुल्लाह लेती है। हमें इस मामले को भी एक डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठ के ही हल करना पड़ेगा। तो आप फिर क्या समझते हैं कि इसमें मेडिएशन के अंदर कौन कौन से मुमालिक कारगर साबित हो सकते हैं, बिलखुसूस अगर खलीजी मुमालिक का हवाला दिया जाए, और इस तरह बैकडोर जो चैनल्स हैं वो किस तरीके से एक्टिव होंगे? जी यासिर साहब, बहुत उम्दा सवाल है आपको, और मैं समझता हूं कि ये इसमें ही इस तमाम मामले का हल आपको नजर आएगा। कि देखिए बहुत अच्छी पेशरफ जो ये हुई है गुज़श्ता कुछ, मैं समझता हूं 1-1.5 माह से, वो ये कि कतर का एक बहुत कलीदी किरदार हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी आपसे मेरी जब कभी भी बात होती है तो मैं यही गुजारिश करता रहा हूं आपको कि इस तमाम जंग के बाद गल्फ ममालिक जो है वो एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आए हैं। जिस तरह से ईरान ने उनको टारगेट किया वो नाजायज था, और ये जो ओपिनियन है ये मेरी नहीं पूरी दुनिया की है। तो देयरफॉर वहां उन गल्फ ममालिक का एक नुमाइंदा वहां पे मौजूद होना, आपने देखा स्विट्जरलैंड के अंदर भी जो झंडे लगे हुए थे उन झंडों के अंदर कतर, पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के झंडे थे। गोया कि चारों ममालिक, एक पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स अपना कलीदी किरदार अदा कर ही रहा है, लेकिन जो गल्फ ममालिक की नुमाइंदगी वो कतर की वहां पे मौजूदगी है, वो इस चीज का अंदिया देती है कि जो कोई भी सोल्यूशन होगा उसको तायीद हासिल होगी इस तमाम खित्ते की, तभी जाकर यासिर साहब इस मसले का देर पा हल मुमकिन है। अगर आप किसी भी पार्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। मैं समझता हूं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है गल्फ ममालिक के साथ वो बहुत अहमियत की हामिल है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक अहम तरीन सतून है, क्योंकि बिलखुसूस इसलिए कि वहां से हमारी एनर्जी नीड्स भी आती हैं, हमारे उनके साथ रवाबत भी हैं बड़े पुराने, और हमारे 5 हमारा तो यहाँ तक एहतराम का नुक्ता रहा है कि किसी ने हमसे पैसे वापस मांग लिए, वहां से हमारे वीजे रिजेक्ट हो गए, तो हमारे यहाँ पे बाकायदा तौर पे उनके लिए कोई एक जुमला नहीं कहा गया। तो हमने तो अपनी सिफारती जो पॉलिसी है उसको इस तरीके से तरतीब दिया हुआ है कि हर्जा सराई भी नहीं हम कर रहे।
जी, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि हम अपने खित्ते के अंदर चाहे वो हमारी मशरकी बॉर्डर्स हों, मगरबी बॉर्डर्स हों, इवन हम तो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान हमारा पड़ोसी है, गल्फ ममालिक हमारी फॉरेन पॉलिसी का सतून है। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो है वो इस वक्त यही काविश कर रहा है कि इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी हो, अमन हो, और उस हवाले से पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से हमारा ये जो एक न्यू फाउंड रियलिज्म है डिप्लोमेटिक ग्लोबल डिप्लोमेसी में, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक लम्हा फखरिया है हम सब के लिए। जी, एक फखरिया लम्हात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रख चुका है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बातें चल रही हैं ये बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को मुस्तकबिल की राह दिखाएंगी और वो बेहतरी की राह होगी। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, इस दौरे के मुआशी पहलुओं के ऊपर बात की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस दौरे के मकासद के ऊपर तो बात हो चुकी, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पे क्या पेशरफ्त होगी और खित्ते में बेहतरी क्या पाएगी, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशी हूँ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो मुख्तलिफ अज़हान के अंदर इस वक्त पनप रहा है और उठ भी रहा है कि क्या ये 60 दिनों के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम ईरान से तेल जो है वो दरामद कर सकें? क्या इन 60 दिनों के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा है वो पाया तकमील तक पहुंच सके? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका से बात करे, इस वक्त गुडविल है, और पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है उसकी मंजूरी लेके इस पर तेजी से काम शुरू कर दें। बाकी जो मसाइल हैं मेरे ख्याल से वो 60 दिन के बाद जरा सा सूरत हाल देख के करने चाहिए, लेकिन अगर ये काम शुरू हो जाए, अमेरिका की इजाज़त मिल जाए, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो इसी पर तवज्जो रहनी चाहिए। बाकी पेट्रोल और दूसरी चीज़ें जो हैं, अभी चूंकि सूरत हाल अनसर्टेन है, तो अब दूसरी है कि ईरान अगर आपको तेल भी देगा तो उस स्तर पर तो नहीं देगा, वो तो जो मार्केट के नरखों पर ही देगा। सर, तो इस पे बड़े सवाल होते हैं डॉक्टर साहब, इस पे बड़े सवाल हैं। कहते हैं जी कि देखें, माजी में पेट्रोल जो स्मगल होके आता था उसकी कीमत तो बहुत कम थी, तो अब की बार उसी कीमत पे हमको पेट्रोल मिल जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उनमें से पाबंदियां ही उठ गई तो वो महदूद तादाद में, महदूद मिकदार में या कम कीमत के ऊपर तेल क्यों फरोख्त करेंगे, वो तो आलमी कीमत के ऊपर फरोख्त करेंगे। तो अगर हम ईरान से तेल लेते हैं तो कौन से पैमाने पे उसको परखा जाएगा और उसकी कीमत का तयन होगा? मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये सवाल कबल अज़ वक्त है, इसलिए कि वो तो ईरान 100% आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर देगा। एक तो बिल्कुल वाज़ेह, फिर ये देखना होगा कि वहाँ से जो तेल आता है हमारे रिफाइनरीज को भी देखना होगा। उसके बाद 60 दिन के बाद इस मसले पर बहस होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी लेकर, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं, अमेरिका इजाज़त दे देगा, मुमकिन है कि बाद में ये हालात तब्दील हो जाएं और फिर इजाज़त ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसलिए कंसंट्रेट करें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर, मेरे हिसाब से। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की बायलैटरल ट्रेड कितनी हो सकती है, उसका हजम कितना हो सकता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 90 से 92 बिलियन डॉलर की ट्रेड इनकी यूएई के साथ जारी थी, यूएई के साथ मामलात में रखना डला है, तो क्या वो गैप पाकिस्तान फिल कर सकता है और क्या इन 2 माह के अंदर उसके ऊपर कुछ अमल दरामद होगा? मैं आपसे जो बात, एक ही बात अर्ज कर रहा हूं कि मुझे जो लगता है कि ये 60 दिन में मामला तय नहीं होंगे, क्योंकि असल मुश्किलात अभी बाकी हैं। अलबत्ता जंग का इम्कान शायद बिल्कुल खत्म हो चुका है, जंग नहीं होगी, लेकिन उससे पहले 28 फरवरी से पहले की जो सूरत हाल थी वो वापस आ सकती है। अमेरिका और ईरान में कशीदगी आ सकती है, तो उनकी तरफ से जो है मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। इसलिए मेरा जो तजर्बा तो यही कहता है कि ये इशू भी अभी हमें पेंडिंग कर देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हालात किस रुख जाते हैं, क्योंकि आप ये देखें एमओयू जो साइन हुआ है इसमें कोई बड़ा मसला जो पुराने थे वो तय नहीं हुआ है, वो सारे के सारे पेंडिंग डाल दिए गए। मगर जो पाकिस्तान में लोग अभी ज्यादा बात नहीं कर रहे, मैं चाहता खुल के बात कर लूं। देखिए, अमेरिका ने 9/11 के बाद इसका ये फैसला कुन दौर है। अमेरिका ने ये डील जो की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, वो अपने जो मकासद थे वो तब्दील नहीं किए हैं, जिसमें ईरान को नुकसान पहुंचाना, उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचाना, ग्रेटर इसराइल को रंग भरना और अल्टीमेटली पाकिस्तान को हदफ बनाना, ये उनके मौजूद हैं।
सिर्फ उन्होंने हिकमत अमली तब्दील की है और मरहलेवार वो हासिल करेंगे। इस जंग में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, खासतौर से इसराइल को बड़ा फायदा हुआ है, उसके में रंग भरा गया है। तो अब उन्होंने हालात देख के उसको चेंज कर दिया है, लेकिन हिकमत अमली वही रहेगी, तो वो उसको नजरअंदाज करके बहुत ज्यादा तिजारत की और ये बातें करना गैर हकीकत पसंदाना है। अभी देखते जाइए कि 60 दिन को तो एक्सटेंशन होगी और उसके बाद मामला किस तरफ जाते हैं। अगर जंग ना भी हो तो सख्त जंग तो रहेगी और बहुत सारे जो है सैंक्शंस और डिफिकल्टीज आगे आ सकती हैं और आएंगी, इसलिए अभी हमें वॉच करना चाहिए। अच्छा सर, आप ये समझते हैं कि चलें पाकिस्तान के मामले को तो एक तरफ अगर रख दें, 2 महीनों के अंदर अगर यूं ही तयशुदा उसूलों के मुताबिक ईरान को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलती है, कुछ सैंक्शंस उसके लिफ्ट कर ली जाती हैं, पेट्रोकेमिकल वो बेच सकते हैं, और इसके अलावा उनके जो सीज एसेट्स हैं वो 6-6 बिलियन डॉलर करके 2 एक साथ में उनको जारी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिहैब का मंजरनामा उनकी मुआशी सूरत हाल का वो हो जाएगा, या फिर उसके ओवरकम होने में बहुत ज़्यादा अरसा दरकार है? देखिए, ईरान ने हैरत अंगेज कारनामा सरअंजाम दिया है और इंतहाई नुकसानात उठाने के बाद, शहादतें करने के बावजूद अमेरिका से के सामने उसने घुटने नहीं टेके। अमेरिका वहां की जो हुकूमत रजीम तब्दील करने में नाकाम हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ईरान के साथ अपना रवैया तब्दील कर दिया है। मैं बार बार कहूंगा, मैं 2001 से ये बात 2021 से ये बात कह रहा हूँ कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें गई थी, उस वक्त मैंने कहा था कि अमेरिका ने दानिस्ता वहां पर हथियार छोड़े हैं ताकि वो ये मेरा पब्लिश्ड है, पीवी में भी कहा था 2021 में कि ये उन्होंने दानिस्ता छोड़े हैं ताकि अफगानिस्तान तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो है वो दहशतगर्दी कराएं। भारत भी आ गया। इसी तरह से ईरान के मामले में उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है तब्दील की है, वो लेकिन मकासद नहीं बदले हैं। तो ये सूरत हाल को बहुत ज्यादा इस वक्त खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है, आपको याद होगा कि जब इससे पहले अमेरिकी फौजें वहां से गई थी तो पाकिस्तान में नारा लग रहा था फतेह मुबीन, फतेह मुबीन। उसी रोज मैंने कहा था, और वो मेरे रिकॉर्ड पर है, कि ये फतेह मुबीन नहीं है, न अमेरिका की शिकस्त है, हिकमत अमली बदली है। आज भी वही हुआ है कि अमेरिका ने देखा कि जंग में वो मकासद हासिल नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन ने मदद नहीं की, तो चीन और रूस ने बहरहाल उसकी मदद की खुफिया तरीके से, और उसको मुश्किलात का सामना रहा, और मशरक़ी वस्ता में जो है आपने देखा स्प्लिट हो गया। तो इन हालात में उसने ये समझा कि फिलहाल जंग से बाहर निकल आए, लेकिन मकासद नहीं बदले हैं। तो खतरात को बिल्कुल अब वही हैं जो जंग से पहले थे, लेकिन कुछ मोहलत ले लेंगी अमेरिका ने। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो चीज देखनी है वो ये नहीं देखने की कि तजारत क्या होगी, ये देखना है कि जब पाकिस्तान का नंबर आएगा, जौहरी कुव्वत पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसकी ताकतवर फौज जिसने भारत को शिकस्त दी है, वो पाकिस्तान जिसकी सरहदें चीन और ईरान से मिलती हैं और अफगानिस्तान से मिलती हैं और भारत से मिलती हैं, वो पाकिस्तान जिसके 4000 अरब डॉलर के मिनरल्स पड़े हुए बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान जिसका इस्लामी तशख्खुस है, वो पाकिस्तान जो बुनियाद मरसूस की बुनियाद पर फतेह के दावे कर रहा है। ये और बात है कि उसी बुनियाद मरसूस के बाद कुरान ने आगे कह दिया है कि अगर आपने माल की कुर्बानी नहीं दी, आयत नंबर 13 में सूरह सफ में, तो आपको फतेह नसीब नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीजें दुनिया को इल्म में है, हमारे भी इल्म में है, इसलिए हमारी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के महाज पे दानिस्ता उसने कुछ चीजें छोड़ी थी, तो अब की बार दानिस्ता तौर पे आपको क्या लगता है कि उसने क्या सुकम छोड़ा है जिसके बारे में मुस्तकबिल में कोई खदशात हो सकते हैं? देखिए, बात ये थी कि जब हथियार छोड़े थे तो अमेरिका को पता था कि ये मिल जाएंगे तालिबान हुकूमत को और तालिबान पाकिस्तान को, और भारत के साथ वो मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान ये बात नहीं भूला कि तालिबान की हुकूमत जो गिरी थी, मुल्ला उमर की हुकूमत जो गिरी थी, वो गिर नहीं सकती थी। मैंने पूरी अपनी किताब दहशतगर्दी सियासत मईशत में लिखा है, अगर मुशर्रफ हुकूमत उनकी मदद ना करती अमेरिका की, वरना वो तो कभी भी नहीं सरेंडर करते। तो वो उनके जहन में है, तो वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं। हमारा काम ये है कि चीन का वहाँ इन्फ्लुएंस है, तो हम ईरान के साथ बड़ा अच्छा, अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर पूरी कुव्वत अब लगा दें, चीन के से बात करें कि जनाब इनके साथ हमारी दोस्ती ना भी हो तो कशीदगी खत्म हो जाए, ताकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, जिसकी वजह से कुर्बानियां भी हो रही हैं, सरमायाकारी भी नहीं आ रही, बेयकीनी की भी कैफियत है, अगर हम ये हासिल कर लें
तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और मेरे ख्याल से सारी तवज्जो एक तो इस तरफ होनी चाहिए, और नंबर 2 ये होनी चाहिए, कल को अगर अमेरिका का रवैया पाकिस्तान से बदलता है, जैसे कि मैं आपको रिकॉर्ड पे बता दूं कि मैंने ट्रंप के जो बयानात देखे हैं, इसलिए बयानात तो पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ने भी नहीं दिए थे पिछली हुकूमत के दौर में। तो अमेरिका के अपने मकासद हैं जौहरी ताकत पाकिस्तान के मुतालिक, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मदद की जरूरत है, तो आज हमारा काम ये है कि चीन की मदद से अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक करें। और दूसरा ये था कि बैरूनी वसाइल के बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम से निकलें, टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, मुल्क की बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमाकारी बढ़ाएं, जो हमारी इंपोर्ट दुगनी है एक्सपोर्ट से, ये खुदकशी है, ये खत्म करें। हमारी रेमिटेंसेस ज्यादा है बरामदात से, ये खुदकशी है, इसको खत्म करें। और उड़ान पाकिस्तान से जो 10,000 हुए हैं उसको वापस लाएं, और ये लाके ये IMF के प्रोग्राम से निकल के अपने पॉलिसी ऐसी बनाएं कि अगर अमेरिका का रवैया बदलता है तो हमें कोई बड़ी मुश्किल ना आए, वरना ये खुदकशी होगी। अगर हमने ये पॉलिसी रखी कि जी हमें तो पैसा मिल रहा है, हमारी तो रेमिटेंसेज आ रही हैं। अभी आपने देखा कि UAE ने अगर हमारे $3.5 अरब हमसे वापस मांग लिए, तो ये तब्दीली दुनिया में आ सकती है। हमारी गर्दन इस वक्त दूसरों के हाथ में है। देखिए, आपके जो अगर $17 अरब के रिजर्व हैं, तो $11.5 अरब तो दोस्त मुल्कों का डिपॉजिट है। तो ये मैं 4-5 चीजें मैंने बताई हैं, हमारा कंसंट्रेशन इस पे होनी चाहिए, बाकी चीजें छोड़ दें। अगर ये हमने कर लिया तो इस जौहरी कुव्वत पाकिस्तान को तरक्की करने से दुनिया की कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। और अगर कर्जों पर इंहिसार रखा, मुल्क की बचतें, मुल्क की टैक्सों की वसूली नहीं कराई, तो ये खुदकशी होगी। और IMF के साथ मिलकर अमेरिका और FATF के साथ मिलकर हमें किसी वक्त भी मुश्किलात में डाल सकता है। हमें किसी वक्त भी अमेरिका जो है वो मुश्किलात में डाल सकता है IMF के साथ मिलके और FATF के साथ मिलके। तो हमें अपने गोल जो हैं वो सेट करने होंगे, अपने रेमिटेंसेस के ऊपर और उसके तरीक़ा कार के ऊपर नज़र रखनी होगी, और अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जो है उसको ख़त्म करने के इकदाम उठाना होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।